नमस्कार। छठ महापर्व के दौरान लखीसराय में हुई घटना ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। यही नहीं, इस घटना के बाद से अब यह चर्चा भी तेज हो चुकी है कि क्या एक बार फिर बिहार में 2005 से पहले वाला दौर आने वाला है। क्या एक बार फिर बिहार नरसंहार के दौर से गुजरने वाला है। क्या बिहार में एक बार फिर खून खराबा शुरू होने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से कुछ माह से बिहार के विभिन्न भागों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उन घटनाओं ने लोगों के मन में 2005 से पहले वाले दौर को याद कराना शुरू कर दिया है। सोचिए कि अभी कुछ ही दिन पहले बिहार के सूरजपुरा में जिस तरह से घटनाएं हुई थी और जिस तरह से 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, उसके मात्र कुछ ही दिन बाद लखीसराय में जिस तरह से 3 लोगों की हत्या की गई है और 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है, ये उसी नरसंहार के दौर का परिचायक है। नरसंहार में इसी तरह की घटनाएं हुआ करती थी, जिन घटनाओं में एक ही परिवार के दर्जनों लोग मारे जाते थे, एक ही गांव के दर्जनों लोग मारे जाते थे और पूरा का पूरा गांव सुनसान हो जाया करता था। सोचिए कि क्या अब वही दौर एक बार फिर से बिहार में नहीं आने जा रहा है। क्या उसी दौर का दस्तक बिहार में एक बार फिर से सुनाई नहीं पड़ रहा है। आप इन घटनाओं से अंदाजा लगाइए और इन घटनाओं के बाद में जो चर्चा हो रही है, उन चर्चाओं को ध्यान से सुनिए। सोचिए कि 2005 से पहले जिस तरह से नरसंहार हुआ करते थे गाँव में, उन नरसंहारों के कारण लोग इतने भयभीत थे कि रात में वो सो नहीं पाते थे और रात भर जग कर किसी तरह से वो दिन होने का इंतजार करते थे। उन्हें लगता था कि रात में उनके घर पर कब किसके द्वारा हमला कर दिया जाए, कब किसके द्वारा किसको निशाना बना दिया जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए लोग रात भर सोया नहीं करते थे। सोचिए कि उसी बिहार में जब 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सत्ता संभाला गया, उसके बाद से जो बदलाव हुए, उस बदलाव के कारण लोग सुकून महसूस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी और उस सरकार में राजद शामिल हुआ, उसके बाद से ये दौर कहा जा रहा है कि शुरू हुआ है। कारण कि जिस तरह से राजद के गठबंधन के बाद राजद के लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है और जिस तरह की भाषा उन लोगों के द्वारा बोला जा रहा, जिस तरह की भाषा उन लोगों के द्वारा बोली जा रही है, उसे साफ लग रहा है कि बिहार में एक बार वो दौर जरूर शुरू होगा और एक बार फिर नरसंहार बिहार में दिखाई पड़ेंगे। सोचिए कि जिस तरह से लखीसराय में घटना हुई, उस घटना के दौरान उस परिवार के एक लड़की का इतना ही कसूर था कि उसके द्वारा एक लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया गया और उस लड़के के अंदर इतना हौसला था या उसे लगता था कि बिहार में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना कोई बड़ी बात नहीं है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम आराम से दिया जा सकता है। जिसके बाद उसने एक ही परिवार के 6 सदस्यों को गोली से मारकर हत्या करने की कोशिश की, जिनमें से 3 सदस्यों की मौत हो चुकी है और 3 सदस्य जिंदगी और मौत के बीच अस्पतालों में जूझ रहे हैं। ये क्या बता रहा है, इसे किस तरह से समझा जाए और ये क्यों ना कहा जाए कि बिहार में एक बार फिर से जंगल राज आने वाला है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अगर आपको जंगल राज की बात सुनकर दुख होता है या आपको लगता है कि आपको चिढ़ाया जाता है जंगल राज कहकर, तो इसे किस तरह से देखा जाए या इसे क्या कहा जाए, आप ही बता दीजिए। आप ही से पूछा जाए कि इस तरह की घटनाओं को क्या कहा जाए, तो आप क्या कहेंगे। क्या सूरजपुरा में हुई घटना नरसंहार का परिचायक नहीं है? क्या लखीसराय में घटित हुई घटना नरसंहार का परिचायक नहीं है? नरसंहार में होता क्या है? नरसंहार में पहले क्या होता था? इसी तरह की घटनाएं होती थी जिन घटनाओं में एक ही परिवार के कई लोग मारे जाते थे। वाकई में ये तय मानिए कि आपके शासनकाल में उस जंगल राज की कल्पना लोग करना शुरू करते हैं, जिस जंगल राज में गांव के गांव उजाड़ हो जाया करते थे, गांव के गांव वीरान हो जाया करते थे और उस जंगल राज में रात भर लोग सोया नहीं करते थे। और उसी तरह का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। और ये तय मानिए कि आप अगर मुख्यमंत्री बन गए बिहार में, अगर बिहार की सत्ता आपके हाथों में दे दिया गया, तो ये तय मानिए कि आप अपने पिता से भी आगे निकल जाएंगे और आप अपने पिता के कार्यों से भी अधिक उस तरह के कार्य करेंगे जिन कार्यों के लिए आपके पिताजी भी अभी तक नहीं जाने जाते रहे हों। सोचिए कि आपने 2020 के चुनाव के दौरान जिस तरह से रोहतास के अकोढ़ी गोला में अपना बयान दिया था और जिस बयान के बाद से पूरा भूचाल आ गया था,
उसके बाद से लग रहा था कि आपके मन में क्या चल रहा है और आप सोच क्या रहे हैं, आप किस तरह के शासक हो सकते हैं, उसी समय सब लोगों को पता चल गया था और उसका परिणाम आपको दिखाई भी पड़ा था। सोचिए कि शाहाबाद में आपके द्वारा परचम तो लहराया गया, लेकिन उसके बाद जो भी चुनाव हुए उसमें आपका खटिया खड़ा हो गया। आपके मात्र एक बयान के कारण आपको हार मिली और आप मुख्यमंत्री बनने से कहीं न कहीं चूक गए। अगर आपके द्वारा वह बयान नहीं दिया गया होता तो शायद आज आप बिहार के मुख्यमंत्री होते, लेकिन अकोढ़ी गोला में दिए गए आपके एक बयान के कारण आपको मुख्यमंत्री के पद से हाथ धोना पड़ा। और इसी तरह के बयान अभी आपके उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से सुनाई पड़ रहे हैं और इस तरह के बयान आपको कभी भी मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। कारण कि बयानों के माध्यम से ही किसी को भड़काया जा सकता है, किसी को अग्रेसिव किया जा सकता है और किसी से कोई कार्य कराया जा सकता है। और इसी तरह के बयान आपके पार्टी से संबंध रखने वाले लोगों के द्वारा दिया जा रहा है और उन बयानों के कारण मैं अभी आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। कारण कि जिस तरह से बयान आ रहे हैं और उन बयानों से जिस तरह से लोगों में खौफ पैदा हो रहा है, उसके बाद लोगों को लग रहा है कि अगर ये मुख्यमंत्री बन गए तो उनके लोग जो अभी बयान दे रहे हैं वो करने से भी बाज नहीं आएंगे और एक बार फिर उसी तरह का दौर शुरू हो जाएगा जिस दौर के कारण गांव के गांव सुना हो जाया करते थे। सोचिए कि संतोष रेणु यादव नामक एक कार्यकर्ता है जो जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अगर बिहार में उनकी सत्ता आ जाए या बिहार में तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री बन जाए तो क्या होगा ये समझा जा सकता है। और जिस तरह से उनके द्वारा भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उस भाषा के कारण आप बिहार में कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। कारण कि उनकी भाषा के कारण सभी लोग समझ चुके हैं कि संतोष रेणु यादव उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के इशारे पर बोल रहे हैं और उनके इशारे के कारण ही ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब ऐसे लोग क्या करेंगे या ऐसे लोग किस तरह से अत्याचार करेंगे लोगों पर, इस तरह से लोग समझ चुके हैं या समझना शुरू कर चुके हैं। इसलिए तय मानिए कि अब आप बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने अनसुलझे हुए राजनीतिज्ञ नहीं है या ऐसे राजनीतिज्ञ नहीं है जो आपकी बातों को न समझ सके या आपके समाज के लोग जो कर रहे हैं उसे न समझ सकें। कारण कि उन्हें दिखाई पड़ रहा है कि आपके समाज के लोग किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की बातों का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह के कार्य करते हैं। इसका एक जीता जागता संतोष रेणु उदाहरण है। संतोष रेणु यादव जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरह की भाषा को सुनकर कोई भी सभ्य व्यक्ति आपकी पार्टी को वोट नहीं करेगा। कारण कि वो जानता है कि जिस दिन आपकी पार्टी सरकार में आ गई, आप मुख्यमंत्री बन गए, तब संतोष रेणु यादव क्या करेंगे, किस तरह से व्यवहार करेंगे, लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव करेंगे, ये सभी लोगों को एहसास होने लगा है। और इसीलिए लोगों को लगता है कि बिहार में राजद की सरकार, राजद के मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आप तय मानिए कि आप उप मुख्यमंत्री भले बन गए और केवल नीतीश कुमार की कृपा रही कि आप दो बार उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब लोग जिस तरह से आपके कार्यकर्ताओं की भाषा से आहत हो रहे हैं या आपके कार्यकर्ताओं से मर्माहत हो रहे हैं, उसके बाद जो सभ्य लोग हैं जो भाषा की मर्यादा को समझते हैं, वो कभी भी आपको वोट नहीं करेंगे और कभी भी आपको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे। अगर वाकई में लगता है कि आप मुख्यमंत्री के योग्य उम्मीदवार हैं तो संतोष रेणु यादव जैसे कार्यकर्ताओं पर अंकुश लगाना चाहिए और एक भाषाई मर्यादा का पालन आपके द्वारा जरूर किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, आप एक भाषाई मर्यादा के रक्षक हैं और आपके अंदर में सभी लोगों के प्रति सम्मान है। आप कास्ट की राजनीति करके सत्ता के दावेदार नहीं बन सकते हैं और सत्ता पर काबी नहीं हो सकते हैं। आपको सबको साथ लेकर चलना होगा, तभी आप उस उस पद पर पहुंच सकते हैं जिस पद पर पहुंचने की कल्पना आप, आपके पूरे परिवार सजोए हुए है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।